इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भैया ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अब की बार तो जो जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है उसमें भाइयों थोड़ी सी आपदा भी आ गई है, क्योंकि आज जिस तरह हम देखें एक लंपी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, उसकी देख रेख भी कर रहे हैं और उसके बारे में अब कार्यक्रम किसान वाणी में ज़रूर बताओगे। लेकिन पहले चर्चा बता देते हैं कि आज हम किसान वाणी कार्यक्रम में क्या क्या लेकर आ रही है। पहली चर्चा हम करेंगे अमृत सरोवर यानी जल संचय का एक नया रूप और आज की नसीहत में स्वच्छ दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य वाली बातें, और भाई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है जो समय समय पर हम हर बार आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम में चर्चा में अमृत सरोवर के बारे में और जल संचय का। देखो एक ये नया रूप है और नए रूप की गिल्ला हम जिस तरह चलते हैं, क्योंकि देखो ये जो मिशन अमृत सरोवर है, ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में ये जो मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए जो ये कार्य चल रहा है, ये प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जो जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर पर एक नया मिशन ये आरंभ किया था। और मिशन का जो उद्देश्य है भाइयों, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके एक हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना, और कुल मिलाकर इसमें लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों के निर्माण भी होगा। और हमने पिछले दिनों देखा भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी भाई ये जो अमृत सरोवर है इनकी हर ज़िले में ये नींव रखी थी। और इसके अंदर भाई जो गांव में ग्रामीण अंचल में जितने भी ये सरोवर उनको जीर्णोद्धार हमने इसका उद्देश्य रखा है। और ये जो मिशन है समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आरंभ किया गया और जिसमें 6 मंत्रालय और जिसमें ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल है। और इसके अलावा साथियों यदि हम बात करें, देखो जो आज जिस तरह पानी की जो बचत है, पानी का जो मूल्य है, वो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है साथियों उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। और देखो हमने तो भाइयों नहरों तालाबों में पानी देखा और फिर हमारे तो जो दूसरी पीढ़ी आई उसने भाई टूटिया था पानी देखा घर में, और हमने तो भाई कुएं के अंदर भी देखा था पानी। लेकिन आज यदि आज की पीढ़ी की बात करें तो आजकल तो भाइयों पानी जो है बोतला में दिखा है और आने वाले टाइम में तो भाई पता नहीं पानी रहेगा या नहीं। तो इस वजह से हमने इसके प्रति दृढ़ संकल्प लेकर इस कदम में भाइयों अपनी आहुति डालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो बदलाव है वो स्वयं से होता है। और अमृत सरोवर जल संचय का एक ये जो नया रूप है इसके अंदर हमने भाग लेकर हमने इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मिशन अमृत सरोवर को जो 15 अगस्त 2023 तक इसमें पूरा किया जाना है और देश में लगभग 50,000 इसे अमृत सरोवर का निर्माण किया जा सकता है। इनमें प्रत्येक अमृत सरोवर के पास जो 10,000 घन मीटर की जल धारणा क्षमता के साथ लगभग 1 एकड़ का क्षेत्र होगा इसमें। और लोगों की जो भागीदारी है भाई इस मिशन का जो केंद्र बिंदु है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। और स्थानीय जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवार सदस्य, शहीदों के परिवार के सदस्य या और भी है, ये सभी भाइयों इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और प्रत्येक 15 जो हम बात करें जिस तरह 15 अगस्त पर हमने भी ये जो अमृत महोत्सव मनाया और वास्तव में साथियों कई दृढ़ संकल्प लिए गए हैं कि हमने 2023 तक जो 1 साल के अंदर हमने इस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो साथियों ये तो बात करी हमने
अमृत सरोवर जल संचय के नए रूप के बारे में, और एक जो दूसरी जानकारी भी हम आज आपको दे देते हैं। और भाइयों यह है क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द फार्मर्स। और इसके अंदर देखो जो क्रेडिट फार्मर्स की हम जब बात करते हैं साथियों, जो किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना और पीएम किसान क्रेडिट कार्ड को भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ दिया गया है। और किसान केसीसी से 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सके हैं। और भाइयों अब तक देखो पीएम किसान लाभार्थियों के लिए केसीसी के लिए आवेदन करना भी बहुत आसान हो गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक इसी योजना से जो किसानों को टाइम पर ऋण उपलब्ध करा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी जो केसीसी जिसे हम बोल देते हैं, इस योजना में 1998 में किसानों को अल्पकालीन औपचारिकता ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और साथियों जो केसीसी योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि भाई कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है क्षेत्र में किसानों की जो ऋण की आवश्यकता को इस समय पूरा कर सके। और भाइयों देखो जो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमें कुछ और भी बात कर लेते हैं। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो विशेषताएं और लाभ की बात करें तो भाइयों इसके अंदर किसानों को फसल के बाद के खर्चों के साथ साथ कृषि और अन्य जो संबंध की गतिविधियां है उसकी भी भाई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है। और भाइयों डेयरी पशु पंप सेट हो, इसमें जिसी कृषि आवश्यकताओं के लिए ये भाई निवेश ऋण है। और किसान जो है भाई 3 लाख रुपए तक का इसमें ऋण ले सका है और उपज विपणन ऋण भी इसमें प्राप्त कर सके। इसी तरह जो स्थायी विकलांगता या फिर मृत्यु के मामले में केसीसी योजना धारकों के लिए 50,000 रुपये तक का भाई बीमा कवरेज भी है। और अन्य जो जोखिम के मामले की अगर जो बात करें तो इसमें 25,000 रुपये तक का भी कवर इसमें हम करें। और पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा भाई स्मार्ट कार्ड हो, डेबिट कार्ड के साथ आकर्षक ब्याज के साथ बचत खाता भी इसमें जारी किया जाएगा। और भाइयों इसके अंदर जो उर्वरकों बीजों इसकी खरीद में भी सहायता के साथ साथ जो व्यापारिक है या फिर जो डीलरों से नकद छूट इसमें प्राप्त करने में है। और क्रेडिट 3 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। और फसल का जो मौसम खत्म होने के बाद पूर्ण भुगतान इसमें कर सका है। और 1.60 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ये किसी समर्पित की इसमें जरूरत है। तो साथियों ये क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने आपको बताया। और अब जो दूसरी जानकारी हम फसल में गुलाबी सुंडी की पहचान नियंत्रण के बारे में बताएंगे। और इस जो सुंडी की जिस तरह हम बात करें, देखो आजकल बीमारियां बहुत चल रही है और फसल में जो गुलाबी सुंडी की पहचान के नियंत्रण की अगर जो हम बात करें तो भाइयों देखो जो गुलाबी सुंडी का जो जीवन चक्र तो भाई 4-5 दिन में शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लार्वा हुआ इसमें 10 से 14 दिन है। और फिर उसके बाद 8 से 13 दिन इसमें लेता है प्यूमा। और वैसक जो भाई 15 से 20 दिन में यह बन जाती है। और खेत के विभिन्न हिस्सा तक 60 फूलों की जाँच करें। और अगर जो 6 फूल सुंडी के द्वारा नुकसान इसमें किए गए मिलते हैं तो भाइयों इसमें तो गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए भाई स्प्रे बहुत जरूरी है। और इसी तरह इसके अंदर खेत में अलग अलग पौधे के जो 20 हरे टिड्डों में तो 2 या 2 से ज़्यादा सुंडियाँ मिलती है तो भाई स्प्रे इसमें ज़रूर करें, ये विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखें। इसी तरह 1 एकड़ में जो 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने पर अगर जो 3 रातों तक 8 या 8 से ज़्यादा गुलाबी सुंडी के पतंगे मिले तो भाई इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्प्रे करें। और भाइयों देखो जो फसल अवधि है 0 से 60 दिन की अगर जो बात करें तो नीम का तेल 5 मिलीलीटर लीटर। और इसमें 0.5% निमोनिया का रस 0.1 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर प्रति लीटर के पानी के हिसाब से इसमें मिला हुआ है। और जब 60 से 120 दिन हो जाए इसमें प्रोफेनोफॉस 50 EC ने 3 मिलीलीटर या फिर इमामैक्सिन मेंजेट ने 5 mg में 0.5 ग्राम में क्लोरोफिकेस के साथ मिलाकर इसमें घोल करें। और इसी तरह भाइयों जो 120 से ज़्यादा दिन हो जाते थे फेनवरलेट 20 EC को 1 मिलीलीटर या फिर साइप्रेमेथ्रिन को 10 EC को 1 मिलीलीटर प्रति पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे इसमें हमने करना चाहिए। तो साथियों या तो बात करिए हमने फसल में गुलाबी सुंडी की पहचान के नियंत्रण के बारे में। और इससे पहले हम क्रेडिट फैसिलिटी की बात करे थे, अमृत महोत्सव सरोवर के बारे में भी बात करे थे। और दूसरी चर्चा भाई हम ज़रूर करेंगे इसके अंदर भाई जो प्राकृतिक खेती का सूरत मॉडल भी है। और भाई कुछ मनोरंजन इब करवा देते भैया का। और ये रागणी सुनते हैं रणबीर और साथियों द्वारा है, कवि मेर सिंह के द्वारा।
येरी बुरा मान चाहे भलारी माने, एक गलती कर दी खास तने, हेरी दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास तने, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास तने, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास तने। रखे 12 साल तक रही एक नींव, जाग्या को न लोभ कती, हेरी रानी त बनी काग उडाई सारा ओ रोब कती, एक बेल थी फल लागण की तने कतर दी गोब कती, हेरी शानी होके नस्तर की दिए चोगर दे तडोब कती, चोगर दे तडोब कती, हरी एक बहू तेरे घर में थी, एक बहू, हरी एक बहू तेरे घर में थी, या करनी चाहिए थी खास में, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करती खास में, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास रखे सासू देख बाट बहू की कद आवे नहीं नवेली, पुनवासी ने व्रत करे प्रसाद चढ़ावे बेली, एक पवन तरार बेटा थवा अंजना बहू अकेली, तेरी बात न कर पे काट दई करे उल्टे बास बरेली, करे उल्टे बास बरेली, हरी नो मामी नारी गर्भ लाग रारी, नो महानी ना गर्भ लाग रा वह राखी को न पारे, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासीदास तने। होनू कोठा मैदान जरा करे तक बेटा जन कन्नू खाया था और के बुड़क
का भरा करे बेटे का घर बशर है नो माला राम की फेरा करे सीलक नहीं हुई बेटे की शीलक नहीं हुई बेटे की अरे कर दिया सत्या नौ महीने हुए अंजना का ठाडा याद था मेहर सिंह के कर्म मारे दे बॉर्डर ऊपर के जमने कहते गोली था मारा था ना दे जपकड़े अंदर क्या बात करते लगे सगरी ते गेते बीते जमने कित सिंगापुर मरी कित सिंगापुर में मारा था लाहौर में लगी लाश तो साथियों ये तय आपने रागनी सुनी और रणबीर सिंह और साथियों द्वारा था और कवि मेर सिंह की थी। और भाई देखो बुरा मान चाहे भला मान और ये बोलते इसके। और अब हम दूसरी चर्चा ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन भाइयों थोड़ा मौसम के बारे में हम ज़रूर बता देते हैं। आज का जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले जो 24 घंटे की अगर जो हम बात करें इसमें भाइयों अधिकतम 33 और जो न्यूनतम है 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई जड़े तक बारिश की बात करें तो भाइयों बिल्कुल ज़रूर छिट्टे पड़ेंगे और आसपास के क्षेत्र में। और इसमें भाइयों मौसम का आप ज़रूर ध्यान रखें और संभावना बहुत ज़्यादा से है क्योंकि बारिश पे इंद्र देवता भाई बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही है। तो अपना इंतजाम बढ़िया तैयार रखें। और अब बात कर लेते भाइयों कल के कार्यक्रम की। साथियों कल है रविवार और रविवार ना हम कार्यक्रम आपका मनपसंद लेकर आकर थारी चिट्ठी मारेगी। तो चिट्ठियाँ लिखते रहे और गीत भी हम लोग सुनाते रहोगे। और सोमवार की जो चर्चा हम किसान वाणी में लेकर आए हैं उसके विषय में बता देते भाई मुर्गी घरों की देखभाल। और इसमें साथियों आप ज़रूर सुनिए जिन प्रगतिशील किसान बहन भाइयों ने भाई मुर्गी पाल रखी तो ये जानकारी लेकर वो अपने व्यवसाय को और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो साथियों ये तय हमने सोमवार की और इतवार को जो कार्यक्रम होने हैं उसके बारे में जानकारी दी। और अब हम जो दूसरी बात कर लेते साथियों इसके अंदर हमने जो आज हम ये तो हमने इससे पहले जो सुंडी की बात करी थी और अब एक चर्चा हम कर लेते भाई प्राकृतिक खेती का सूरत मॉडल पूरे देश के लिए जो एक मॉडल बन रहा है उसके बारे में बात कर लेते क्योंकि देखिए जो 10 जुलाई 2022 को जो आयोजित एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 कृषि पद्धतियों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने की दिशा में देश के अभियान पर प्रकाश डाला था। और भाइयों देखो इसमें प्रत्येक पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में जो सूरत की जो सफलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का नेतृत्व करने के लिए जो गुजरात की इसमें सराहना की थी। और सूरत गुजरात में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भाई हजारों किसान भी इसमें भाई हितधारकों की भागीदारी देखी गई थी जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने की सफलता की कहानी बनाई। और प्राकृतिक खेती पर भाई ये जो आयोजन हुआ था और प्राकृतिक खेती है क्या देखो हमने वैसे नूता था मेरा भाई प्राकृतिक खेती के है भाई प्राकृतिक खेती के रासायनिक मुक्त और पारंपरिक कृषि पद्धति से और यह एक कृषि पारिस्थितिक आधारित पद्धति से जो एक विविध कृषि प्रणाली प्रस्तुत करती है। और भाई जो कार्यात्मक जैव विधियों के साथ फसलों पेड़ों और पशुधन को एकीकृत इसमें करती है। तो भारत में प्राकृतिक खेती को केंद्र प्रायोजित योजना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम यानी कि BPKP के रूप में इसमें बढ़ावा दिया गया। तो भाइयों साथियों हमने प्राकृतिक खेती ज़रूर अपनानी चाहिए। और आजकल हमें बहुत ज़्यादा केमिकल जो इस्तेमाल कर भाई कम भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल लेने के मुनाफे के बारे में सोचें, लेकिन ये भी सोचना चाहिए भाई हम तो मुनाफा ले रही है लेकिन वो आने वाली जो पीढ़ी है भाई उसमें वो घाटे का सौदा। क्योंकि प्रकृति के साथ अगर जो जब भी छेड़खानी हम न करी थे भाई मानव ने बिल्कुल इसमें
हार होइए उसकी, तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के आप चलिए और निश्चित तौर पर प्रकृति की गिला तालमेल बिठा के चलोगे तो भाइयों मौसम भी बढ़िया होगा, व्यवहार भी बढ़िया होगा और सारी चीज़ भाई बिल्कुल सलीके तय इसमें होगी। और भाइयों आज जो कि नसीहत में हम जो दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की नसीहत में हम बहुत बढ़िया ये विषय लेकर आ रहे हैं। और भाइयों नू तो सारा न सारी चीज़ का बेरा है, लेकिन इसके अंदर जब दूध की बात करते हैं तो इसमें भाइयों दूध स्वच्छ व्यक्ति द्वारा स्वच्छ कपड़े पहनकर और सिर को ढककर निकालना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर जो आप ध्यान रखोगे तो भाइयों इसमें स्वास्थ्य हमारा बना रहा होगा और पशु को थनैला रोग ना हो और स्वच्छ दूध मिले, इसके लिए भाई पशु का जो दूध है वो हथेली तम ना छितरिया निकालना चाहिए। नूनी भाई कति अंगूठे पर हम पूरा जोर देवा चिटकी तो दूध निकाले, उसका भाई थन भी खराब हो जाएगा और दूसरा भाई थन तक जख्म बनकर भाई दूध खराब होने की भी इसमें संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए और दूध हमेशा सूखे हाथों से निकाले और चारों थनों की जो पहली धारों को भाई नष्ट कर देवे, क्योंकि जब हम दूध पहली जो धार निकलती है उसके अंदर भाई जीवाणु के आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उस दूध में जीवाणु की संख्या अधिक होती है। और ये ज़रूर हम ध्यान रखें भाई दूध कोई भी काट जिस तरह हम पहली धार मार देते भाई पशु का ना मुँह का ना मार देवे या फिर उसमें उसके काटने में चुंगा देवे, तो इसी तरह जो मैस्टाइटिस रोग है इसमें पीड़ित पशु के दूध को अलग रखे, क्योंकि इसे दूध में खून व मांस के जो छिट्टे होते हैं जो कि स्वच्छ दूध में मिलाने पर भाई उसने भी खराब ये करते हुए। और इसी तरह जो पशुओं को पिलाने के लिए भाई स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। गंदा पानी पिलाने से पशुओं के बीमार होने की संभावना है। तो भाइयों जब भी आप अपने पशुओं को भाई चराना तय ले जाओ या फिर तालाब में नहाना तय ले जाओ तो भाई पहले पानी पिया देवा ताकि वो गंदा पानी ना पीवा। और इसी तरह जो दूध हमेशा कीटाणु रहित जगह पर धोना चाहिए और ज़्यादा अच्छा होगा अगर जो आप दूध धोने की जगह को हर रोज़ भाई कीटाणु नाशक दवाई जिस तरह लाल दवाई या फिर फिनाइल तय कीटाणु रहित इसमें करें। और दूध हमेशा हमने जल्दी निकालना चाहिए और दूध धोते समय पशुओं की किसी प्रकार का चारा न डालना चाहिए और हमने इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और दूध हमेशा जल्दी निकालें और दूध धोते टाइम और पशुओं को किसी प्रकार का चारा न डालें। और दूध रखने का जो कमरा भाई गंदगी नहीं हो, उसमें धूल कीटाणु या फिर चूहों से रहित हो और स्वच्छ और भाई हवादार इसमें अपना कमरा इसमें होना चाहिए। और भाई दूध रखने के जो बर्तन है दुर्गंध रहित हो और स्वच्छ होने चाहिए, भाई रोज़ धोने अच्छी तरह चाहिए और उन्हें सुखा दे। और दूध रखने वाले जो बर्तन का जो मुंह है वो कम खुला होना चाहिए और बर्तन में दूध निकालने के बाद जो ज़रूरी सके बर्तनों को तुरंत साफ़ करें। और बर्तनों में अगर जो दुर्गंध है तो भाई ठंडे या गर्म व 2% सोडा डालकर बुरुस्त अच्छी प्रकार से इसने साफ करें और फिर स्वच्छ पानी से इसमें धो ले। तो भाइयों हम अगर जो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो आय इसमें दूध तो बहुत ज़्यादा होगी। और कई जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं भाइयों बढ़िया डेयरी चलाकर इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा इसमें ले रहे हैं। और अब हम जो दूसरी चर्चा कर लेते हैं इसमें, और इसके अंदर जो हम चर्चा करें भाई आजकल एक बहुत तगड़ी बीमारी चल रही है, लंपिक बीमारी की है। और इसके अंदर अगर जो हम ध्यान है तो क्योंकि देखिए जो पशुओं में वैक्सीन लगाने का जो रक्षा सरकार ने जरूर रखा है। और भाइयों जो प्रदेश में गोवंश पर लंपी स्किन वायरस का प्रकोप लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। और भाइयों जिस तरह हरियाणा के अंदर भी भाई सीएम ने भाई जो कृषि मंत्री या सचिव है उनने भाई मीटिंग भी करी है और भाई 29 लाख गोवंश को इस बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो दूध में इसमें जो किसानों को नुकसान हो जाता है इसमें एक तो दूध में कमी हो जाती है इसमें। और भाइयों एक गाय औसत 10 किलो दूध देती तो बीमारी तो भाई 50% इसमें दूध घट जाता है और हर दिन इसमें 225 रुपये का भाई नुकसान होता है। इसके अलावा दवा और डॉक्टरों पर मिलाकर भी 10,000 तक का इसमें खर्च हो जाता है। और इसी तरह जो रूटीन दवा भी नहीं है भाइयों, इसमें अगर जो दवा का अगर जो भाई सरकार पूरा सहयोग करिए और सरकार का हमने पूरा सहयोग करना चाहिए और साथ के साथ भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें टिक्के लगवाने चाहिए। जो सरकार द्वारा जो 29 लाख पशुओं को वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें पूरा सहयोग हमने करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्किन की बीमारी है गायों में ज़्यादा हो रही है भाई, कुछ दापड़ से हो जाते हैं उसमें स्किन में। तो और एक इसके अंदर ये भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए
कि भाई बाहर तक कोई भी पशु ना तो खरीदे ना वो बेचे। अगर जो आप दूसरी जगह पशु को ले जाते हो उस तक भाई बीमारी दूसरी जगह भी इसमें चली जाओगी। अगर जो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो भाई इस बीमारी तक हम इसमें बच सके हैं। और ये जो अब बात हम कर लेते हैं भाई मोटे अनाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साल का जो बाजरा जो 2023 हम दिवस इसमें मना रहे हैं। और इसमें भाई बाजरा तो बहुत बढ़िया फसल है। और बाजरा इसमें भाई बाजरा हो, चारा हो, रागी हो, और इसमें सारी सी तकरीबन सभी चीज़ है। और विदेशों की अगर जो बात करें भाई, भारत में 170 लाख टन बाजरा यानी एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% का उत्पादन भाई हमारा भारत देश कर है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने महत्वपूर्ण इसमें योगदान देना चाहिए। और बाजरे की फसल को भाई खुद भी हमने इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खेती करनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा भाई इसमें बहुत बढ़िया कदम, एक जो लक्ष्य रखा गया है उसको वो पूरा करे 2023 तक। और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की घोषणा के लिए अगस्त 2018 में भाई जिस तरह ये कार्रवाई की गई भारत की जो पहल है, और इसी तरह इसके अंदर भाई 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा हमारे इसमें होगा। तो साथियों ये तो हमने बाजरे की बात करी, और बाजरा बहुत बढ़िया फसल से, और इसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा उगाने वाले जो इसमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। और बाजरा बहुत इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है और सरकार भी बहुत ज़्यादा पहल इसमें कर रही है। तो साथियों एक तो हमने मोटे अनाज की बात करी, लंपी बीमारी की हमने जो जानकारी दी, और इसी तरह साथियों एक इसमें एक चीज़ हो रहा है भाई, पशुओं में भी यह बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसी तरह भाई सूरों में भी भाई आजकल जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इसमें चल रहा है, क्योंकि सूरों के अंदर भी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पाया गया है। और इस तरह भी भाई जो पशुपालक भाई सूअर पाल रहे हैं, जो फार्म बना रहे हैं, इस तरह भाई ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो भाई अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से दिखाए, ताकि जो सूरों में फैला हुआ जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है वो जल्दी से जल्दी उससे निजात ले सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। सारे बाण भाइयों ने राम राम।